रियल नंबर्स, नंबर जो कि रियल हो। अब रियल हो उसका मतलब क्या होता है? दीज आर द कलेक्शंस ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर जितने भी इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर भी सब रेशनल में आते हैं, और उनके अलावा जो बचे हुए नंबर्स हैं दोज आर इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। खास बात ये होती है कि रियल नंबर्स के अलावा दूसरे नंबर्स जो होते हैं वो कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स को तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इमेजिनरी नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं वो अभी मैं क्लासिफिकेशन में बताऊंगा। सबसे पहले तो नंबर सिस्टम या फिर टाइप्स ऑफ नंबर जो कि आप ऑलरेडी बचपन से पढ़ते हुए आए हो। फर्स्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स, द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के जितने नंबर्स होते हैं ये सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इन्हें हम कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सेकेंड होते हैं होल नंबर। इन नेचुरल नंबर में बस एक नंबर जीरो को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये बन जाते हैं होल नंबर। तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर। नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूडेड नहीं होता, जबकि होल नंबर्स में जीरो इंक्लूडेड होता है, और ये सब पॉजिटिव होते हैं। आइदर यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जीरो का कोई साइन नहीं होता। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 1 से बड़े सारे नंबर इंक्लूडिंग 1 ये सब पॉजिटिव होते हैं, बट जीरो का कोई साइन नहीं है, ठीक है, दिमाग में रखना। इंटीजर्स, जिस तरह से सारे पॉजिटिव नंबर्स आए जीरो के बाद में, उसी तरीके से इन सब के लिए नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। इन सबको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होंगे वो सब इंटीजर्स कहलाते हैं, राइट। अब तक ये नंबर्स जो थे ये एक तरह से होल फॉर्म में थे। आपको 1.5, 0.5, 2.5 इन सब की बात नहीं करी जा रही थी। इसके बाद में रेशनल नंबर्स में हमें ऐसे डेसिमल वाले नंबर मिलने शुरू होते हैं। वो नंबर्स जिन्हें कि हम पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें वो सब रेशनल नंबर कहलाते हैं। रेशनल वर्ड आया रेशो से। द नंबर्स विच आर द रेशो ऑफ सम नंबर्स, जैसे 0.5, सो इट इज द रेशो ऑफ 1/2, और यू कैन राइट इट 2/4, यू कैन राइट इट 5/10। सो दो नंबर्स के, दो इंटीजर्स के रेशियो से बनने वाले नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे पी और क्यू की खास बात ये होती है कि पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होंगे, बट क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कंडीशन याद रखना हमेशा, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। तो अब तक जितने हम लोगों ने नंबर पढ़े हैं इन सबका आपस में रिलेशन है। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सब होल नंबर्स होते हैं, जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सब इंटीजर्स होते हैं, और जितने भी इंटीजर्स होते हैं उन्हें हम रेशनल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। अब वो नंबर जिन्हें कि हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट करवा सकते वो बन जाते हैं इरेशनल नंबर्स। आसान सी बात है, जैसे √2, √3, पाई, एक्सपोनेंट, इन्हें हम लोग पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करवा सकते। ऑल्दो इनकी क्लोजेस्ट वैल्यूज को हम पी बाय क्यू की फॉर्म में कभी कभी यूज करते हैं, जैसे पाई इसका सबसे क्लोजेस्ट एग्जांपल है। पाई की जो वैल्यू हम लोग 22/7 यूज करते हैं वो इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। क्लोजेस्ट रेशनल वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। एक्चुअल वैल्यू पाई की एक्सपैंड होती है बट कभी एंड नहीं होती, बिकॉज इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग होता है। याद है ना, 9th क्लास में पढ़ा था। बट पाई हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है एरियाज निकालने के लिए, सर्किल के, स्पेयर के, वॉल्यूम्स को निकालने के लिए। तो इसलिए हम लोगों को पाई की एक क्लोजेस्ट वैल्यू यूज करनी होती है। इजी। इन सबका कॉम्बिनेशन, इन सबको मिला के जो नंबर बनते हैं वो होते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, देखो यहां तक के सारे नंबर्स तो सब रेशनल थे, बचे हुए नंबर इरेशनल थे, तो रेशनल प्लस इरेशनल मिला के क्या बन जाते हैं? रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स के अलावा जो नंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर्स को पहचानने का तरीका होता है, रूट में कोई भी नेगेटिव रियल नंबर अगर आ जाए तो वो कहलाता है इमेजिनरी नंबर। जैसे रूट में -2, रूट में -3, रूट में -1। जहां पे रूट में -1 का मतलब होता है आयोटा, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप 11th क्लास की मैथ्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको इमेजिनरी नंबर पे भी कैलकुलेशन करना सिखाई जाएगी। आसान सी बात है। ये था हमारा नंबर सिस्टम। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हो। एक फैक्टर तो वो खुद और दूसरा फैक्टर 1। The numbers which cannot be divided by any other number except themselves और 1 से तो सब डिवाइड होते हैं। तो ये सारे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13,
17, 19 ये सब प्राइम नंबर्स है। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो, फैक्टर्स वो जो किसी नंबर को डिवाइड कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूं 14, तो 14 को अगर मैं फैक्टराइज करता हूं तो ये बन जाता है 2 into 7, और साथ ही साथ सबके साथ में 1 मल्टीप्लाई में होता है, तो 14 के 3 फैक्टर्स हो गए, तो इट्स नॉट ए प्राइम नंबर। तो ये जो मैंने कर दिया ना, ये प्रोसेस कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स में तोड़ देना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्टली सिर्फ दो ही फैक्टर्स हों वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। और उन दो फैक्टर्स में रूल ये होगा कि एक फैक्टर तो वो नंबर खुद होगा और दूसरा फैक्टर हमेशा 1 होगा। आसान सी बात। अब दुनिया में जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है दैट इज 2, एंड ये इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है। तो दिमाग में सेट रखना इस बात को, द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इसके अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। पता होगा वैसे भी, बट क्वेश्चंस में घुमा के जब पूछा जाता है तब हम अटक जाते हैं, तो इसका यूज आएगा। आसान सी बात है, आगे बढ़े। कॉम्पोजिट नंबर, ऐसे नंबर्स जो कि प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से बनाए जाएं वो सब कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। तो अगर आप प्राइम नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ना, तो दुनिया में दो ही तरह के नंबर हैं। आइदर एक नंबर प्राइम होगा और जो प्राइम नहीं है वो सब कौन है, कॉम्पोजिट है। ठीक है, तो जो नंबर प्राइम नंबर्स के फैक्टर से मिलकर बने, इट डजेंट मैटर कितनी बार वो प्राइम नंबर रिपीट हो रहे हैं, प्राइम नंबर्स की पावर क्या आ रही है, वो सब कॉम्पोजिट नंबर ही कहलाएंगे। आसान सी बात। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था 14, तो 14 इज मेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ 2 into 7 और साथ में 1 भी है। यहां पे 2 और 7 दो प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से बनने वाला ये नंबर 14 ये अपने आप में क्या हो गया, एक कॉम्पोजिट नंबर। तो प्राइम्स को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। आसान सी बात, इजी। अब चैप्टर में थ्योरम 1.1 दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि हर कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। जैसा अभी मैंने पीछे करके बताया था, 14 को मैंने 2 into 7 लिखा, तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। आसान सी बात है। और ये जो प्रोडक्ट करने का तरीका होता है या फिर इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोल देते हैं, कि जब भी किसी कॉम्पोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स की फॉर्म में दिखाया जाता है तो वो दिखाने का तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। इजी। सो जैसे 42 है, 42 को जब प्राइम फैक्टराइज करा तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 into 21। 2 को तो आप और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, बट 21 भी दो प्राइम नंबर्स में डिवाइड हो सकता है, दैट इज 3 into 7। सो 42 इज इक्वल्स टू 2 into 3 into 7। और इस तरह से रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन ट्री। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन ट्री कहलाता है। अभी हम लोग इसके ऊपर बेस्ड और क्वेश्चन भी देखेंगे। नेक्स्ट होते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल दो या दो से ज्यादा नंबर्स का लिया जा सकता है। दो या दो से ज्यादा नंबर्स के लिए उनकी टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर उनका एलसीएम कहलाता है। ठीक है, इट इज दी लीस्ट, दैट इज सबसे छोटा नंबर जो दो या दो से ज्यादा नंबर्स की टेबल में आएगा। और इसका उल्टा होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा कॉमन नंबर होगा दो या दो से ज्यादा नंबर का जिससे कि वो नंबर्स डिवाइड हो जाएं। ठीक है, तो एचसीएफ डिवाइड करता है, ये कॉमन फैक्टर होता है कुछ नंबर्स का। फॉर एग्जांपल पहले मैं एचसीएफ समझा रहा हूं आप लोगों को। एचसीएफ, मान लो मेरे पास में दो नंबर्स हैं, वन इज 16 एंड अनदर इज 32। ठीक है, अभी 16 और 32 ये दोनों 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं। 2 से 16 डिवाइड हो रहा है 8 टाइम्स, 2 से 32 डिवाइड हो रहा है 16 टाइम्स। ये दोनों 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 4 से 16 डिवाइड हो रहा है कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। और 4 से 32 डिवाइड हो रहा है कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। ये दोनों 8 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 8 से 16 डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स और 8 से ही 32 डिवाइड हो रहा है 4 टाइम्स। और कोई बड़ा नंबर, ये दोनों 16 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 16 से 16 डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, 16 से 16 डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स। और कोई नंबर नहीं बच रहा। तो यहां पे सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, सबसे बड़ा नंबर जिसकी टेबल में ये दोनों आ रहे हैं, वो इन दोनों का क्या कहलाएगा, एचसीएफ।
दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ा डिवाइजर जो इनका होगा वो कहलाएगा HCF। अब HCF निकालने का आसान तरीका क्या होता है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे 16 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 32 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। आपको देखना होगा कि कौन सी वैल्यूज दोनों में रिपीट हो रही है, ठीक है। सो 2 वन टाइम रिपीट हुआ, हमने एक बार 2 ले लिया, 2 एक और बार रिपीट हुआ, हमने एक और बार 2 ले लिया, 2 एक और बार रिपीट हुआ, हमने एक और बार 2 ले लिया, 2 एक और बार रिपीट हुआ, हमने एक और बार 2 ले लिया, अब 2 रिपीट भी नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट को ही हम लोग बोल देंगे इनका HCF। आसान सी बात है, इजी। तो ये होता है HCF, वो सबसे बड़ा नंबर जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। एक और एग्जांपल लेते हैं HCF का। एक ले रहे हैं हम लोग 51 और एक हम लोग ले रहे हैं 63, राइट। 51 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 17 3s are 51, ठीक है। 63 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7, 7 3s are 21, 21 3s are 63। अब इन दोनों में आप देखो क्या रिपीट हो रहा है, ओनली 3 रिपीट हो रहा है एक बार, और कुछ रिपीट हो रहा है 3 दूसरी बार रिपीट नहीं हो रहा, और 17 एंड 7 रिपीट नहीं हो रहे, तो इनका HCF क्या बन जाएगा, इनका HCF बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3। आसान सी बात है। ओके, अब LCM निकालने के लिए क्या करा जाता है, LCM निकालने के लिए आपको यही प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है। आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जो 51 की टेबल में भी आए और 63 की टेबल में भी आए, और सबसे छोटा नंबर जो इनकी टेबल्स में कॉमनली आ जाए, वो होता है इनका LCM। अब टेबल के थ्रू अगर आप सोचोगे तो आप पूरी रात लगा दोगे 2-4 क्वेश्चन करने में। सबसे आसान तरीका होता है आप यही प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करो। तो सबसे पहली चीज जो यहां पे आपको एज HCF मिला है, सबसे पहले तो उसको लिख लो, और उसके अलावा जो भी चीजें बाकी रह गई हैं उन सबको भी लिख लो। जैसे ये 3 बाकी रह गया था, इसको भी ले लिया, ये 17 और 7 बाकी रह गए थे, इनको भी ले लिया। तो अपेरेंटली हमारे पास में ये जो प्रोडक्ट आएगा ये इनका LCM हो जाएगा, ठीक है। तो LCM का मतलब होता है कॉमन एंड नॉन कॉमन, आपको सारी चीजें लेनी है, बट जो चीज कॉमन आ रही है उसकी हाईएस्ट पावर को लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आप हाईएस्ट पावर के कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। अब आप इन दोनों में से अगर HCF निकालना चाहते हो तो HCF क्या होगा, जो भी चीजें कॉमन आ रही है आप उनको लिखते जाओ दोनों में से। जैसे यहां से एक 2 कॉमन आया, दोनों में से 2 कॉमन था, तो मैंने इन दोनों के 2s को ले लिया, एक बार लिखा, फिर एक बार और मुझे 2 कॉमन मिला तो मैंने एक बार और लिखा 2 को, फिर मुझे 2 कॉमन नहीं मिला, फिर मुझे इन दोनों में से 3 कॉमन मिला तो मैंने इनका 3 लिख लिया। तो अपेरेंटली 2 2s are 4 3s are 12, तो इनका HCF हो गया 12। अब LCM निकालने के लिए क्या करना है, LCM निकालने के लिए जो भी चीज आपको कॉमन मिल गई है इधर आप उनको लिख लो सबसे पहले, फिर जो चीजें रह गई हैं आप उनको सबको लिख सकते हो, या फिर उसकी एक और टेक्निक मैं बताता हूं आपको। इन सब में से 2 कॉमन है, 2 की सबसे हाईएस्ट पावर लिख लो, 2 की हाईएस्ट पावर दोनों में से कितनी है 3 है, तो आपको ये दूसरे वाले 2s की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। ऐसे 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो आप इस वाले 3 को अब इग्नोर करोगे, बचा क्या 5 एंड 7, तो इन 5 और 7 को भी आप लिख दो। दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ डूइंग दी LCM, इजी। अब HCF और LCM से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो इस ट्रिक का यूज करके। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक मैप बनाया है LCM और HCF का, जब भी आप भूल जाओ कि HCF और LCM में क्या डिफरेंस होता है तो आप इस मैप का यूज करोगे। HCF दुनिया का वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो आप इन दो नंबर्स को डिवाइड कर सके, मतलब HCF की टेबल में ये दोनों नंबर आएंगे और LCM इन दोनों नंबर्स की टेबल में आएगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि LCM बड़ा होगा, नाम से वो छोटा दिखाई देता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पर LCM का जो नंबर आएगी, वैल्यू आएगी, वो बड़ी आएगी हमेशा HCF से। तो आप इस मैप को दिमाग में रखोगे तो जब भी आप भूल जाओ LCM और HCF क्या होते हैं तो आप फाइनली इसके थ्रू निकाल सकते हो। हमेशा एक फॉर्मूला यूज होता है यहाँ पे कि जिन भी दो नंबर्स का हम लोग LCM और HCF निकाल रहे हैं ना, ये रिलेशन है LCM और HCF का आपस में, उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। तो ये बहुत ही हैंडी होता है और इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं।
अगर आप एक बार एलसीएम निकाल लेते हैं तो आप एचसीएफ निकाल सकते हैं इनकी हेल्प से, इजी। तो कैलकुलेट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। देखो 12 एंड 1824, तो सबसे पहले मैं 12 लिख रहा हूं। 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। नाउ 1824, अब 1824 के फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग साइड में जाएंगे, ऐसे मैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकता हूं। 2 से डिवाइड करा 9 टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड करा 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड करा 2 टाइम्स, 2 टाइम्स 8 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड करा 114, अगेन 2 से डिवाइड करा 57 ना, अगेन 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 से डिवाइड करा तो 19 3s are 57, और 19 अपने आप में खुद एक प्राइम नंबर है। तो कितना आ गया हमारे पास में, 2 की पावर 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 1 और 19 की पावर 1। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। अब एचसीएफ निकालने के लिए आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा इन दोनों नंबर्स को ब्रैकेट में, ये लिखने का तरीका होता है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा कि जो भी इनके अंदर कॉमन आ रहा है उनकी कॉमन पावर्स को लेना है। तो 2 तो कॉमन है, बट 2 की कितनी पावर्स कॉमन है, ओनली 2 पावर्स, क्योंकि इसके पास में 2 टाइम्स 2 है, इसके पास में 5 टाइम्स 2 है। तो एचसीएफ में आप मिनिमम वाला लिखते हो, एंड 3 दोनों में ओनली 1 टाइम्स है और कुछ कॉमन है नहीं है, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 12। साथ ही साथ इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम को भी आप इसी तरह से रिप्रेजेंट करोगे। एलसीएम के लिए आप जो भी कॉमन है या नहीं भी कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर को लोगे। जैसे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5, देन इस वाली 2 की पावर 2 को आप इग्नोर करोगे क्योंकि ऑलरेडी आपने उससे बड़ी पावर इंक्लूड कर ली है। देन 3 की हाईएस्ट पावर 1, देन 19। अगर आप इनको सॉल्व करो, 19 3s are 57, 57 into 32, ये अगेन 1824 आ गया। और यहां से हम लोग उस रिलेशन को भी वेरीफाई कर सकते हैं कि वो जो दो नंबर्स थे 12 एंड 1824, उनका प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल आ रहा है। तो कभी कभी ये सिनेरियो भी बनेगा कि आपको छोटा वाला नंबर तो एचसीएफ मिल जाएगा और बड़ा वाला नंबर उन्हीं दो नंबर्स का एलसीएम मिल जाएगा। आसान सी बात है, इजी। 72 एंड 144, 72 के अगर आप फैक्टर्स करो तो ये क्या बनाता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 टू पावर 3 एंड 3 टू द पावर 2, और 72 का डबल होता है 144। तो ये बन जाएगा एक 2 और इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2। अब अगर मैं इनका एचसीएफ निकालूं तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, जो भी इनके अंदर कॉमन है उसकी लोवेस्ट पावर दैट इज 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 2। सो अपेरेंटली इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, फिर से 72। ऑब्वियसली बात है 72 वो मिनिमम नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा जो भी इनमें कॉमन है और नहीं भी कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2। तो अपेरेंटली ये कितना हो जाएगा, 144। 144 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों की टेबल में आ रहा है, ठीक है। अब क्या हो कि आपको 3 अलग अलग नंबर्स मिले और तीनों प्राइम्स हो, तो सबसे आसान होता है। अब अगर मैं 3 का प्राइम फैक्टर करूं तो वो बनाता है 3 इंटू 1, मैं 5 का प्राइम फैक्टर करूं तो बनाता है 5 इंटू 1, मैं 11 का प्राइम फैक्टर करूं तो बनाता है 11 इंटू 1। देखो अब तक जितने क्वेश्चन करवाए थे सब में 1 था, मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी उसकी, ठीक है। अब अगर मैं इनका एचसीएफ निकालना चाहता हूं, किस किस का एचसीएफ, 3 5 एंड 11 का, तो इन सबका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और ऐसे ही इनका एलसीएम निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा, 3 5 एंड 11 का एलसीएम विल बी 3 इंटू 5 इंटू 11, राइट। तो ऐसे नंबर जिनके लिए उनका एचसीएफ 1 हो जाए, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोल देते हैं को प्राइम नंबर्स, और ये डेफिनेशन याद रखना, ठीक है। तो जब भी आप किसी नंबर को रेशियो में रिप्रेजेंट करते हो ना, तो याद है कभी भी रेशियो आ जाता था तो आप उसको ऐसे काटते थे, बचपन से आपको सिखाया कि 2 से कट रहा है काट दो, और नहीं कट रहा रुक जाओ, ठीक है। ऐसे ही 64/18 2 से कैंसिल हुआ, 32/9 काट दो। इनको तब तक काटा जाता है जब तक कि इन दोनों का एचसीएफ 1 ना हो जाए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये रूल फॉलो होता है कि आपको तब तक कैंसिल करना है
जब तक कि उनके अंदर कॉमन सिर्फ 1 ना रह जाए, मतलब वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में को प्राइम ना बन जाए। ये दिमाग में रखना, आगे यूज आएगा इसी चैप्टर में। इजी। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फिर से 6 2 into 3 हो जाएगा, 20 2 into 2 into 5 हो जाएगा। अब इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ के लिए आप देखो कि 2 की हाईएस्ट पावर जो कॉमन आ रही है दैट इज 1, एंड एलसीएम, एलसीएम के लिए आपको कोई कॉमन है नहीं है डजंट मैटर, सबकी हाईएस्ट पावर लिखते जाओ। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। खत्म कहानी, इजी। तो आई गेस आप एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस बड़ी आसानी से अब आप कर सकते हो। 96 and 404 आई थिंक आप लोग कर लोगे इसको, कोई इशू नहीं आएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है इस फॉर्मूला को कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा जिनका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो 26 and 91, देखो 26 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 into 13, 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 7 into 13। तो अगर मैं इनके एचसीएफ निकालता हूं, एचसीएफ ऑफ 26 and 91, so that will be they have only one common value which is 13. Okay, now for LCM, LCM क्या निकलेगा, जो भी इनमें कॉमन है आप उसकी हाईएस्ट पावर ले लो। तो पहले तो लिखना पड़ेगा हमें, कॉमन क्या है 13, और जो नहीं कॉमन है उन सबकी भी आप हाईएस्ट पावर लो, 2 into 7। सो अपेरेंटली ये तो 13 बना, और ये कितना बन जाएगा 14 times 13 182। सो अगर मैं वेरीफाई करता हूं तो वेरीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 26 into 91 इज इक्वल्स टू क्या 13 into 182 होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि 26 को आप तोड़ के देख लो थोड़ी देर के लिए, तो 2 into 13 into 91 होता है, 91 2s are 182 होता है। तो ऐसे पूरा मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हो, वैसे दिखाना तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाना चाहिए बोर्ड्स में, बट मैंने फटाफट से कर दिया बिकॉज ये भी 182 times 13 होने वाला है, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब अगर आपको 3 नंबर्स दे रखे हों तो आप 3 इंटीजर्स के भी प्राइम फैक्टर्स कर सकते हो। जैसे हम लोग ये वाला उठा लेते हैं 17 23 एंड 29, तो अपेरेंटली तीनों ही प्राइम नंबर है, तो तीनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा 1, और एलसीएम कितना आ जाएगा इन तीनों का प्रोडक्ट 17 23 एंड 29। फर्स्ट वाले को अगर उठाते हैं तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 3 into 2 का स्क्वायर, 15 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 3 into 5, और 21 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 3 into 7। तो इन तीनों का एचसीएफ हम लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है 3 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, और एलसीएम में सब कुछ लिया जाएगा, जो कॉमन है वो ले लो उसकी हाईएस्ट पावर, और बाकी जो नहीं भी कॉमन सबकी हाईएस्ट पावर आप ले लो, खत्म, इनका एलसीएम हो गया। इजी। Given that HCF of 306 and 657 is 9, then what is their LCM? देखो आपको HCF दे रखा है, आपको LCM निकालना है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा that LCM of two numbers into their HCF is equals to product of those two numbers। आसान सी बात। अब अगर मुझे यहां पे इन दोनों का HCF पता था तो एलसीएम निकालना बहुत आसान हो जाएगा। इन दोनों का HCF हमें गिवन था दैट वाज 9, तो यहां पे मैंने 9 लिख दिया। अब इस 9 को मैंने डिनोमिनेटर में भेजा, तो अपेरेंटली इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा 306 657, 306 into 657 over 9, ठीक है। 9 3s are 27, 9 4s are 36, 34 into 657 कर दो, यही इनका एलसीएम हो जाएगा। इजी। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम है एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड, एनसीईआरटी की है। There is a circular path around a sports field. Sania takes 18 minutes to drive one round of the field. मैं सानिया के लिए उसका टाइम लिख लेता हूं कि उसको 18 मिनट लगते हैं एक राउंड के लिए। रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, रवि को यही सेम काम करने में 12 मिनट्स लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम and go on the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? So एक सर्कुलर ट्रैक है,
उस पर दो लोग रनिंग कर रहे हैं, सान्या और रवि। मान लो इन दोनों ने इस पॉइंट ए से स्टार्ट करा रन करना, और दोनों ने साथ में ही रनिंग स्टार्ट करी है। रवि को ये पूरा राउंड करने में 12 मिनट्स लगते हैं, पर सान्या को ये पूरा राउंड करने में 18 मिनट्स लगते हैं। तो रवि का जब तक एक राउंड पूरा हो जाएगा, सान्या का एक राउंड पूरा नहीं होगा। फिर रवि जब अपने सेकंड राउंड पे निकल जाएगा, तब जाके सान्या का फर्स्ट राउंड पूरा होगा। हमें ये पता लगाना है कि दोनों साथ में कब मिलेंगे, दोनों साथ में कब मिलेंगे। तो मुझे 12 और 18 को साथ में मिलाना है। तो आपको ये पैटर्न समझ में आया कि हमें क्या निकालना पड़ेगा इस केस में? हमें इस केस में एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहां पे कहीं पे भी मेंशन नहीं होता इसके क्वेश्चन में कि आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। वर्ड प्रॉब्लम्स में इस चैप्टर में यही खास बात है कि आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा रीड करके कि क्या निकाला जा रहा है। तो जब दो चीजों को कॉमनली कहीं मिलाने की बात आ जाएगी, तब आप एलसीएम निकालोगे। चीजों को जब डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आ जाएगी, तब आप एचसीएफ निकालोगे। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 को फैक्टर करा हम लोगों ने, तो ये बन गया 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 के फैक्टर्स करे हम लोगों ने, तो ये बन गया 3 इंटू 3 इंटू 2। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? देखो, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 4 9 आर 36। 36 मिनट बाद में दोनों मिलेंगे। देखें 36 मिनट में क्या होगा। ये रवि जो था 12 मिनट्स में अपना एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो 36 मिनट में ये एग्जैक्टली 3 राउंड्स कंप्लीट कर लेगा, करेगा। 3 राउंड कंप्लीट करेगा मतलब वहीं आ जाएगा जहां से इसने स्टार्ट करा था, 3 बार घूम के। ऑन द अदर हैंड सान्या को एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लग रहे थे, तो सान्या इस ड्यूरेशन में सिर्फ 2 राउंड कंप्लीट कर पाएगी। बट हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें कि सान्या भी 2 राउंड कंप्लीट कर चुकी है पूरे, मतलब वो भी इनिशियल पॉइंट पे आ चुकी है। तो आपको आगे की कैलकुलेशंस भी कभी कभी पूछी जाएंगी कि बताओ जब ये दोनों दोबारा मिल जाएंगे तो रवि ने कितने राउंड कंप्लीट करे और सान्या ने कितने करे। मैंने करके बता दिया। तो इसलिए क्यूरियोसिटी दिमाग में रखो कि क्वेश्चन खत्म हो गया, बट उसके बाद में और क्या इंफॉर्मेशन निकल रही है। बिकॉज अगर ये क्वेश्चन केस बेस में बनेगा तो आपसे पार्ट्स में यही चीजें पूछी जाएंगी। इजी सेम सिचुएशन जो भी मैंने करवाया एनसीईआरटी क्वेश्चन, उसी पे बेस्ड एडिशनल प्रॉब्लम है। टेक्निकली बेसिकली तो आप लोगों के लिए है ये क्वेश्चन, बट नहीं होता तो मैं करवा दूंगा। A and B complete their track in 12 minutes and 15 minutes respectively. They both started together at 10 a.m. when they will meet again. So फिर से बात वही है कि आपको इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका? 12 एंड 15 का। So 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 3 इंटू 5। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? देखो, कुछ कॉमन हो वो ले लो, जो नहीं हो कॉमन वो भी ले लो। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो 4 3 आर 12, 12 5 आर 60। तो 60 मिनट के बाद में दोनों मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि दे स्टार्टेड एट 10 AM टुगेदर, व्हेन दे विल मीट अगेन आफ्टर 60 मिनट्स, मतलब 11 AM। आसान सी बात। In a class there are 20 girls and 15 boys. The students are to be divided into 5 teams. And the word is divided. याद रखना, with each team having an equal number of girls and boys. Equal number of girls भी आनी चाहिए और boys भी आने चाहिए. What is the maximum number of students that can be in each team? So total number of girls है 20 and total number of boys है 15. इनको डिवाइड करना है। तो मैंने एक वर्ड बताया था, जब भी डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो आप क्या निकालेंगे? HCF. तो 20 और 15, 20 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5, और 15 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 5 इंटू 3। इनका HCF क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5। क्यों आएगा? बिकॉज और कुछ कॉमन है ही नहीं। ठीक है, सो दीज पीपल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 5 प्लेसेस। तो ये जो आया है HCF, वो प्लेसेस आ गया, कितनी जगहों पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। सो देयर विल बी 5 टीम्स। ओवरऑल कितनी टीम्स होंगी? 5 टीम्स होंगी। अब आप खुद से ही अज्यूम कर सकते हो कि इन 5 टीम्स में इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स होने चाहिए। तो आप क्या करोगे वो निकालने के लिए कि ईच टीम में कितने नंबर ऑफ बॉयज होंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज इन ईच टीम
क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने थे 15, डिवाइड बाय 5 कर दो, कितने हो गए 3 बॉयज इन ईच टीम। ऐसे ही नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच टीम्स, इन ईच टीम, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 20 है, 5 टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो हर टीम में 4 लड़कियां, एक टीम में 7 लोग, समझ गए। टोटल कितने थे, टोटल थे 15 और 20 मींस 35, और टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी थी 5 थी, एक टीम में वैसे भी 7 लोग ही जाने वाले, तो आपको ये डेटा निकालना है। इसी तरह के बनेंगे केस बेस, इजी, डेटा पकड़ में आना चाहिए, डेटा निकालना आना चाहिए, केस बेस ऐसे बनते हैं, आसान सी बात है। Two alarm clocks ring their alarm at the regular interval of 50 seconds and 48 seconds if they first beep together at 12 o'clock at noon. At what time they will beep again for the first time? देखो, एक अलार्म क्लॉक है, ये 50 सेकंड में बीप करता है और ये 48 सेकंड में बीप करता है, दोनों साथ में कब करेंगे, फिर से 12 o'clock दोनों ने साथ में बीप करा था, तो आपको क्या करना है, दोनों के लिए कुछ कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो ऑब्वियसली बात है आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, ठीक है। सो 50 सेकेंड्स के लिए अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर, और 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 टू द पावर 4 एंड 3 टू द पावर 1, राइट। सो इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम विल बी 2 टू द पावर 4 इंटू, देखो 2 की पावर 4 आ गई तो इस वाले 2 को लेना नहीं है, देन 3 की पावर 1 एंड 5 का स्क्वायर, तो 2 टू द पावर 4 इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25 टाइम्स 3, 25 16s आर 400 एंड टाइम्स 3 विल बी 1200 सेकेंड्स, तो 1200 सेकेंड्स के बाद में बीप करेंगे, बट ये आंसर नहीं है। 12 o'clock नून में ये बीप करी थी, हमें नेक्स्ट टाइम निकालना है कि कब बीप करेंगे, फिर से वो टाइम बताना है, तो सबसे पहले हमें इसको सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 1200 डिवाइडेड बाय 60, कैंसिल करा, कैंसिल करा, तो 20 मिनट, तो 20 मिनट के बाद में दे विल बीप टुगेदर आफ्टर 20 मिनट्स, तो मतलब एग्जैक्ट टाइम क्या हो जाएगा 12:20 PM, इजी। चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थ्योरम है थ्योरम 1.2, let p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। अगर p एक प्राइम नंबर है और कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, सिंपल लॉजिक। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास में एक प्राइम नंबर है और हमारे पास में ए स्क्वायर है 81, राइट। तो आपको पता है कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन P मस्ट डिवाइड ए, तो ये हमें थ्योरम 1.2 बोल रही है, ठीक है। तो हम इसका प्रूफ देख रहे हैं, तो ऑलरेडी मैंने ऐसे दो नंबर चूज करे हुए हैं जो ऑलरेडी इस क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रहे हैं। जैसे अगर आप 81 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 एक प्राइम नंबर है और ये किसी नंबर का स्क्वायर है, आपको ये पता है किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करा, 3 2s are 6, देन 3 7s are 21, तो रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर का 0 आना इस बात का एविडेंस है कि 3 81 को डिवाइड कर रहा है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या 3 इसके रूट को मतलब 9 को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करता है, बचपन से देखते हुए आ रहे हो आप। तो थ्योरम कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल रही है, बस थ्योरम आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रही है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली वो उस इंटीजर को भी डिवाइड कर रहा होगा। क्यों पढ़ रहे हैं हम ये थ्योरम, एक बहुत ही बेसिक सा काम करने के लिए, किसी भी इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करवाने के लिए। तो प्रूफ दैट रूट 3 इज इर्रेशनल, तो कुछ फिक्स स्टेप्स हैं, वो हमें फिक्स स्टेप्स इस क्वेश्चन में यूज करने पड़ते हैं। सबसे पहली बात आपको पता ही है ये इर्रेशनल है, फिर भी इसके नेचर से अगेंस्ट जाके हम लोग फॉर कॉन्ट्रे ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक रेशनल नंबर है। अब जितना भी आपने चैप्टर पढ़ा है ये सारा यूज आ जाता है इसके क्वेश्चंस में। फिक्स स्टेप्स हैं, वही फिक्स स्टेप्स आपको यूज करने हैं। तो सबसे पहले टू प्रूव दैट रूट 3 is an irrational number,
सबसे पहले फॉर कॉन्ट्रे वी अज्यूम दैट √3 इज अ रेशनल नंबर। अब हमें पता है कि सारे के सारे रेशनल नंबर्स को P बाय Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, पता है ना, सच दैट √3 इज इक्वल्स टू P बाय Q। अब यहां पे खास बात यह हो जाएगी वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। पहली बात तो ये होती है, अगर आप रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करवा रहे हो, रेशनल में किसी नंबर को रिप्रेजेंट करा रहे हो, तो ये P और Q ये इंटीजर्स होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि Q कैन नॉट बी जीरो, और तीसरी बात ये होती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, P एंड Q आर को प्राइम्स। मैंने कहा था, जब मैंने को प्राइम्स बताए थे तब मैंने कहा था इसे आप याद रखना। तो P एंड Q आर को प्राइम्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो √3 इज इक्वल्स टू P बाय Q, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब हम लोगों ने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करा, हम लोगों ने लिखा √3Q इज इक्वल्स टू P, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 3Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ये हमें ये बताना चाह रही है कि ये जो P स्क्वायर है इसके दो फैक्टर्स हैं, एक तो 3 और दूसरा Q स्क्वायर। बताना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है कि P स्क्वायर के दो फैक्टर्स हैं, एक तो 3 एक Q स्क्वायर। और आपको मैंने बताया था कि हर फैक्टर उस वैल्यू को डिवाइड करता है जिसका कि वो फैक्टर है। जैसे 14 के फैक्टर हो गए 2 और 7, तो 2 भी 14 को डिवाइड करेगा, 7 भी 14 को डिवाइड करेगा, ठीक है। 6 के फैक्टर हो गए 2 और 3, तो 2 भी 6 को डिवाइड करेगा, 3 भी 6 को डिवाइड करेगा। तो यहां पे P स्क्वायर के फैक्टर कौन हो गए, 3 और Q स्क्वायर। अब Q स्क्वायर कौन है इसे तो हम नहीं जानते, पर 3 को हम अच्छे से पहचानते हैं कि ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है। तो हम लोग यहां से एक लाइन लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। P स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, उसको लिखने का शॉर्ट तरीका ये है। सो हेंस बाय थ्योरम 1.2, कौन सी थ्योरम, ये वाली, कि अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को कोई एक प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो उस इंटीजर को भी प्राइम नंबर डिवाइड करेगा, और वो इंटीजर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। सो हमें यहां से समझ में आ जाएगा हेंस थ्योरम 1.2 P इज डिविजिबल बाय 3, P 3 से डिवाइड हो रहा है। Got it? इतना शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हो। सो जब डिवाइड हो ही रहा है तो डिवाइड होने के बाद में कोई क्वेश्चन तो आना चाहिए ना भाई। जब भी कोई चीज डिवाइड होती है, जैसे सपोज करो मैंने बोल दिया कि 16 इज डिविजिबल बाय 2, तो डिवाइड हो गया, अच्छी बात है, डिवाइड हो गया मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, बट क्वेश्चन तो बचता है, क्वेश्चन तो बचता है। और उसे हम कैसे लिखते हैं आम लैंग्वेज में, दैट 16 बाय 2 इज इक्वल्स टू 8, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहां पे भी बोल सकते हैं कि जब ये P 3 से डिवाइड हो रहा है तो कितनी बार हो रहा है, दैट इज अ क्वेश्चन। आसान सी बात है। अब इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बनेगा P इज इक्वल्स टू 3R, और इसको उठा के क्या कर देंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो जब इसको फर्स्ट में पुट करा तो ये बना 3Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू, P की जगह पे गया 3R का होल स्क्वायर, तो 3Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9R स्क्वायर, 3 से 9 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो यहां से हमें क्या दिखाई दिया कि Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3R स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको होल्ड करके इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे और जरा इसको फिर से पढ़ेंगे। अब यहां से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि Q स्क्वायर के दो फैक्टर्स हैं, 3 और R स्क्वायर, तो हो ना हो Q स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि हर एक चीज अपने फैक्टर से डिवाइड होती है। तो यहां से क्या दिखाई दे रहा है मुझे कि फ्रॉम इक्वेशन 2 Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। सो बाय द थ्योरम 1.2 अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो पॉजिटिव इंटीजर भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। कंक्लूजन हो रहा है। अब यहां पे आप अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ो,
दैट q इज डिविजिबल बाय 3 और आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो दैट p इज डिविजिबल बाय 3, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे इस अजम्पशन का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अजम्पशन में √3 वाज p बाय q, राइट। और p और q दोनों क्या थे? कोप्राइम्स थे, मैंने कहा था इसका ध्यान रखना। और कोप्राइम नंबर किसी एक सेम प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, कोप्राइम्स का HCF सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। सो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, हमारा जो अजम्पशन था वो गलत हो गया, इसलिए हम लास्ट में एक लैंग्वेज लिखेंगे ये मानते हुए कि हमारा अजम्पशन गलत हुआ है और √3 एक रेशनल नंबर इसलिए नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत हुआ है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 P and Q both are divisible by 3, which contradicts to our assumption that √3 is a rational number. Hence we can conclude that √3 is an irrational number. आसान सी बात। अब जितने भी क्वेश्चन इसके ऊपर बनेंगे जहां पे आपको सिंगल वैल्यू के लिए इरेशनल प्रूफ करवाना होगा तो आप यही सेम लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके 2-3 तरीके के और क्वेश्चन आते हैं जहां पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में भी आपको इरेशनल नंबर्स दिए जाते हैं। इजी। शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। अब हमारे पास में इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये कंपैरेटिवली थोड़े इजी होते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने के टाइम पे हमें ऑलरेडी ये पता होता है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, हमें ये मान के चलना है, ठीक है। सो फिर से फॉर कॉन्ट्रे लेट 5 माइनस √3 इज अ रेशनल such that 5 minus √3 is p by q। अब ये वाले क्वेश्चन इतने इजी होते हैं कि यहां पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको इस स्टेप के बाद में सिर्फ चीजों को अरेंज कर देना है। जो भी आपको रेशनल नंबर दिखाई दे रहे हैं उन्हें एक साइड पे कर देना है, जो भी इरेशनल दिखाई दे रहा है उन्हें एक साइड पे कर देना, बिकॉज यहां पे p by q, p and q आर इंटीजर्स, q is not equals to 0 and p and q are co-primes। ऑल्दो यहां पे co-primes की उतनी नीड नहीं है, बट फिर भी आपको याद रहे इसलिए मैं दोबारा से लिख रहा हूं। तो जैसा मैंने बोला इसको सिर्फ अरेंज करना होता है, आप जितने भी रेशनल्स हैं उन्हें एक साइड ले जाएं, जितने भी रेशनल हैं उन्हें दूसरी साइड साइन कर दें। यहाँ पे √3 रेशनल है तो 5 माइनस p अपॉन q इज इक्वल्स टू √3 हो जाएगा। अब इसको बोल देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। देखो इक्वेशन 1 का जो LHS है वो पूरी तरह से क्या है, रेशनल, क्योंकि 5 एक इंटीजर है और इंटीजर में जब एक रेशनल सब्ट्रैक्ट करोगे इंटीजर से तो रेशनल आपको मिल जाएगा। इंटीजर भी अपने आप में रेशनल हो सकते हैं ना, और √3 क्या है, इरेशनल। तो आपको क्वेश्चन को यहीं खत्म कर देना और ये बोल देना है सिंस इक्वेशन 1 सजेस्ट दैट √3 is rational because 5 minus p by q is rational। और एक और लाइन आपको लिखनी है which contradicts the fact, which contradict मतलब किसी चीज का अपोज कर देना, the fact that √3 is irrational, hence our assumption is false and 5 minus √3 is an irrational number। आसान सी बात। नेक्स्ट टाइप के होते हैं मल्टीप्लाई वाले। अब मल्टीप्लाई वालों में क्या करना है, सेम काम, ठीक है। आपको फिर से मान लेना है फॉर कॉन्ट्रे 3√2 इज इक्वल्स टू p बाई q, मतलब 3√2 को एक रेशनल नंबर मान लिया, √2 क्या बन जाएगा, p अपॉन 3q। अब फिर से इस इक्वेशन में हमें ऐसा शो हो रहा है कि ये √2 जो है ये p अपॉन 3q के इक्वल है, जहां पे p अपॉन 3q तो एक रेशनल नंबर है और हमें पता है ऑलरेडी कि √2 एक इरेशनल है,
तो फिर से हम लोग सेम लैंग्वेज यूज करेंगे कि इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 is irrational because it is saying that √2 is equals to a rational number. So our assumption is false, hence 3√2 is irrational. तो ये वाले क्वेश्चन छोटे होते हैं, इनमें आपको वो सब प्रूफ नहीं करना जो ऑलरेडी प्रूफ्ड है. कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पे अपॉन में आपको मिलेगा 1/√2 is irrational. तो आपको ये मान के चलना है कि √2 तो इरेशनल था, फिर से उसको p/q के इक्वल कर देना. ठीक है, p/q के इक्वल कर देना है. रेसिप्रोकेट करके आप या तो शॉर्ट में कर सकते हो या फिर आप इसको पूरे स्टार्टिंग वाले मेथड से यूज करके कर सकते हो. समझ गए? जहां पे आपको 1 के साथ में √2 डिनोमिनेटर में मिल जाए या √3 डिनोमिनेटर में मिल जाए. तो इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन बोर्ड्स में पक्का आता है जनरली. कौन सा वाला आता है? ये वाला, प्लस माइनस वाला. इजी.